हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें और अपनी क्लास को कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहां हमने कल अपनी क्लास को रोका था। कल मैंने आपको प्रस्तावना, ठीक है, ये यहीं से टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थंबनेल गलत लग गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, प्रस्तावना आपका जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल से हम स्टार्ट करेंगे। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, यही कल हम पढ़ रहे थे बच्चों। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि क्या उद्देशिका या प्रस्तावना अलग अलग चीजें होती हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कि जो प्रस्तावना या फिर जो उद्देशिका होती है, क्या वो अलग अलग चीजें होती हैं या फिर एक ही होती है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और कल की क्लास में हम यहीं से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे। अखिलेश, प्रिया, धर्मवीर, अनुज, दिलशाद, आलोक, गौतम, प्रशांत, विवेक, आशुतोष, विकास, धनंजय, योगेश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। हाँ, आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है, इधर से आवाज़ एकदम ठीक है ना? आप अपनी तरफ से चेक कीजिए, यहाँ से आवाज़ एकदम ओके है बच्चों जी। गुड आफ्टरनून सभी को, राम 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 भाई, राम राम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका को। और उद्देशिका कल मैं आपको समझा रही थी कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है ये क्या होता है? संविधान का इसे परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र, ये मैं आपको बता रही थी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कौन देता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन देता है? संविधान का परिचय तो मैम हमारी प्रस्तावना। अगर हम किसी भी देश की, अगर हम किसी भी देश की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, हम किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस देश के संविधान में क्या है। जैसे बच्चों, मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक बुक है और बुक के फर्स्ट पेज पर इंडेक्स होता है। इंडेक्स को सूचकांक कहते हैं और ये सूचकांक जो होता है, ये फर्स्ट पेज पे इस पे चैप्टर्स के नेम लिखे हुए होते हैं और ये इंडेक्स हमें बता देता है कि उस बुक में क्या क्या है। क्या बताता है? कि उस बुक के अंदर क्या क्या है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेम आपकी प्रीएम्बल होती है, सेम आपकी प्रस्तावना होती है, जो ये बता देती है कि इस संविधान के अंदर क्या क्या है। मतलब प्रस्तावना क्या है? बुक का इंडेक्स है। और संविधान क्या है? तो बच्चों वो एक बुक है। तो बुक का इंडेक्स कौन है? प्रस्तावना। मतलब ये इंट्रोडक्शन दे रही है प्रस्तावना। किसका इंट्रोडक्शन दे रही है मैम? आपके संविधान का। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान को आपका परिचय पत्र किसने कहा है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक व्यक्ति है N.A. पालकी वाला, क्या नाम है इनका? N.A. पालकी वाला। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है, ये इसका इंट्रोडक्शन देती है। मैम नोट करना है क्या? आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि नोट करना है तो आप कर सकते हैं और नहीं तो आपको फिर ये PDF फॉर्म में मिलेगी ही मिलेगी। मैम यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस सेट होता है? जी बिल्कुल होता है। प्रैक्टिस सेट चलता है आपका सुबह में 10 बजे, जो कि आपका डिफेंस चैनल पे होता है। वो एक प्रैक्टिस सेट ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना कि संविधान का परिचय पत्र, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपसे कि संविधान का परिचय पत्र किसने प्रस्तावना को कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है बेटा जी? तो N.A. पालकी वाला ने। किसने कहा है? N.A. पालकी वाला ने यहाँ पर कहा है।
उसके बाद अगला स्टेटमेंट एक और पूछा जाता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं चीजें, ये सारी की सारी चीजें यूज हो रही हैं प्रस्तावना के लिए, कि प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है, किसने प्रस्तावना को संविधान का, संविधान की आत्मा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, संविधान की आत्मा कहा है, यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो बच्चों लिख कर आ जाना कि अनुराग ठाकुर भार्गव दास ने, अनुराग ठाकुर भार्गव दास, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यानी आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, तो वैसे ही संविधान प्रस्तावना के बिना नहीं होता। बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं अनुराग ठाकुर भार्गव दास, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं। और देखिए ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भैया प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किस किस ने ये चीजें कही हैं, और क्या कहा है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की, ये संविधान का मुख्य नोट, संविधान का मुख्य नोट, मुख्य नोट या कुंजी, मुख्य नोट या फिर बच्चों कुंजी, कुंजी यानी कि ये किसने कहा है, तो एक व्यक्ति हैं अर्नेस्ट वार्कर, अर्नेस्ट वार्कर, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है ये संविधान का मुख्य नोट या फिर कुंजी, कुंजी का मतलब होता है कि, जैसे ये कह रहा है कि संविधान एक ताला है और संविधान के ताले को खोलने के लिए, संविधान के ताले को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रीएम्बल की जरूरत पड़ेगी। तो प्रीएम्बल एक की है और संविधान एक ताला है, और ताले को खोलते ही पता चल जाता है कि कमरे के अंदर क्या है। तो प्रस्तावना जो की है, इस की से अगर हम संविधान को खोलेंगे तो हमें पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा कह रहा है कि मैम इसे राजनीतिक जन्म पत्री भी कहा गया है, तो राजनीतिक जन्म पत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है, तो लिख दीजिएगा के एम मुंशी, किसने कहा, के एम मुंशी ने कहा है। इनका नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्या नाम है बच्चों, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, आपको ध्यान रखना है। तो राजनीतिक जन्म पत्री इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप यानी कि राजनीतिक जन्म पत्री। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। बच्चों ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने आपकी प्रस्तावना को क्या कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आशीष सिंह रावत जी, अगर अगली बार आपने इस तरह का कोई भी कमेंट किया तो सीधे आप यहाँ से ब्लॉक किए जाएंगे और आपका कोर्स बंद हो जाएगा, और फिर आप एक मैसेज करेंगे कि प्लीज मेरा कोर्स ओपन करवा दीजिए। तो इस तरह की एक्टिविटी उम्मीद करूंगी कि आप अगली बार नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं कह के आपका कोर्स बंद करवा दूंगी यहां से, क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है, आपका कमेंट इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक जन्म पत्री इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा, जो चीजें मैं बता रही हूं आपका फोकस केवल उस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए पूरा फोकस, जो चीजें चल रही हैं, मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं करूंगी अभी क्लास के अंदर, बिल्कुल भी नहीं,
जो जेन्युइन कमेंट है, जो मुझे दिखेगा कि यस ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी का ही मैं आंसर करूंगी, अदरवाइज आंसर नहीं करूंगी। और कोई भी फालतू कमेंट करने से पहले ये ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की तो सीधा तुम्हारा कोर्स बंद होगा। ये अधिकार है हमें कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। संविधान की आत्मा अनुराग ठाकुर भार्गव दास ने कहा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति और हैं, एक व्यक्ति और हैं, ध्यान रखना, उनका मैं लिख रही हूं अगली स्लाइड पर, मुझे उम्मीद है आपने यहां लिख लिया होगा। एक आपके हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इन्होंने भी क्या कहा है, इन्होंने भी कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा। यानी कि दो लोगों ने आपकी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, जिसमें से एक है अनुराग ठाकुर भार्गव दास और एक है बच्चों जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसने इसे कुंजी कहा, किसने जन्म पत्री कहा, किसने परिचय पत्र कहा और किसने संविधान की आत्मा कहा। एक चीज और ध्यान रखना, एक व्यक्ति हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक, हमारे दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का, हमारे दीर्घकालिक सपनों, सपनों को कहते हैं ड्रीम्स, ड्रीम्स, ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा? अगर हमसे पूछ ले कि ये किसने कहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका नाम क्या है, इनका नाम आपने सुना है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे जो संविधान है, सॉरी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक विचारों का, सपनों का विचार है। विचार मतलब थॉट्स। और आपको मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपको मैंने इतने स्टेटमेंट बताए हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं कि और प्रश्न क्या क्या होते हैं। देखिएगा यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और चीजों की, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान, सॉरी प्रस्तावना, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना का विचार पहले पूछा जाएगा। प्रस्तावना का विचार, थॉट ऑफ प्रीएम्बल, थॉट ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का विचार, थॉट ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका, आप अमेरिका भी लिख सकते हैं और आप यूएसए भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमें अपने संविधान में एक प्रस्तावना को शामिल करना है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपसे अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, तो देखिएगा
ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका थॉट ऑफ प्रीएम्बल या आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, ये भी लिख सकते हैं हम। थॉट की जगह अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज कर देंगे आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल अमेरिका से, लेकिन इसकी भाषा को कहाँ से लिया है? तो भाषा को बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। ये बेसिक क्वेश्चन होता है। और फिर एक अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तावना है, अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना इस प्रस्तावना का स्रोत आपसे पूछा जाएगा। प्रस्तावना का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ, ठीक है, क्या पूछा जाएगा? सोर्स ऑफ प्रीएम्बल। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का स्रोत। ये क्या होता है? प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना का जो स्रोत है वो है बेटा, वो है, आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लिखेंगे आप लोग? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप बना, यानी कि ड्राफ्ट बना। आधार क्या है? उद्देशिका है। स्रोत क्या है? उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव है। अगर मैं उद्देश्य प्रस्ताव की बात करती हूं, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। जो बच्चे ध्यान से चीजों को पढ़ रहे होंगे उन्हें पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और ये पेश किसने किया था? तो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और बेटा इसे स्वीकार कब किया गया था? ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे। और फिर लिखना, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट, ठीक है, प्रारूप बना। यानी कि आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसकी तरह था? बहुत बढ़िया शालिनी। 22 जनवरी 1947, क्या बोला? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया था हमारी संविधान सभा ने। और इसको जब स्वीकार किया तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आपकी प्रस्तावना का प्रारूप बना था। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। यानी आपकी प्रस्तावना का स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है, वहां से हमने इसको लिया है, ठीक है, वहां से हमने इसको लिया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्योंकि इसका सोर्स है, इसीलिए हम प्रस्तावना या उद्देशिका इसी को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था और 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चलकर आपकी प्रस्तावना का प्रारूप बना है, उसका ड्राफ्ट बना है, यानी कि ये उसका सोर्स है, यानी कि ये उसका स्रोत है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सोर्स ऑफ प्रीएम्बल कभी भी तुमसे पूछा जाए तो आंसर कर देना उद्देश्य प्रस्ताव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का स्रोत है, इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है,
अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको फिर से ध्यान से चीजों को सुनना है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम प्रस्तावना के बारे में कुछ और चीजों को देखेंगे। जैसे अगर मैं प्रस्तावना से आपकी यहाँ पे शुरुआत करती हूँ, तो प्रस्तावना में आपको मैं दो चीजें बताऊंगी। जैसे आपको प्रस्तावना में सबसे पहले मैं बताऊंगी बेरोबारीवाद। ध्यान से सुन लेना इसको। बेरोबारीवाद जो कि आपका 1960 का है। वाद को इंग्लिश में कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। आपकी प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न बेरोबारी केस में आया, बेरोबारीवाद में आया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जब केस आया तो इसमें प्रश्न क्या था, इसमें क्या क्वेश्चन किया गया था। तो प्रश्न क्या था, क्वेश्चन क्या था आपका, और क्वेश्चन किया किससे गया था? तो प्रश्न किया गया था उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय से। केस कहाँ गया था? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो केस कहाँ चल रहा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में किस नाम से? तो बेरोबारीवाद 1960 के नाम से एक केस चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है ये केस? तो मैम सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। और इस केस में प्रश्न पूछा गया है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? संविधान का अंग है। क्या आपका जो प्रिएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या हम प्रस्तावना को संविधान का अंग कह सकते हैं? ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। एक बच्चा लिख रहा है प्रवीण चौधरी की अंग नहीं है। बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत सही बोला है आपने। तो आपके इस केस में आपके सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से एक प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए कि अगर हम ये पूछें आपसे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका उत्तर क्या दिया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है इस प्रश्न का? क्या निर्णय निकला है? जजमेंट बोलेंगे, निर्णय बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। प्रश्न पूछूंगी क्लास के एंड में, इसलिए ध्यान से सुनना। नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये इसने कहा कि नहीं है, ठीक है। इसने सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर दिया नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैम हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्यों पूछा गया है कि अंग है या नहीं है, क्यों पूछा गया, आखिर क्या जरूरत पड़ गई। तो आपको मैं एक चीज बताती हूं और जरा ध्यान से सुनना उस चीज को जो मैं अब बताने जा रही हूं। आपको मैं ये बता दूं कि आपके देश में एक संसद है, जो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था। आपके देश में एक पार्लियामेंट है, संसद है। और बच्चों ये जो संसद है, इस संसद को एक शक्ति दी गई है। संसद को यह शक्ति दी गई है, यह शक्ति दी गई है, ध्यान से सुनना, दी गई है कि वह संविधान के, दी गई है कि वह संविधान के किसी भी भाग को, संविधान के किसी भी भाग को, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं, किसी भी भाग को, यानी कि जो पार्ट होगा, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग को, तो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधित कर सकती है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधित कर सकती है।
किसने बोला है? संविधान ने। संविधान ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसको मैं करूंगी ब्रैकेट में बंद, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है और ये तुम्हें समझाने के लिए शेयर की गई है। ये कोर्ट से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि इन फ्यूचर अगर भविष्य में कभी भी आपकी प्रस्तावना में संशोधन करना पड़े तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये उसका अंग है या नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और ये आपका संविधान कह रहा है कि ये केवल भागों में संशोधन कर सकती है। अब जब ये अंग ही नहीं है तो मतलब इसमें संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन को बच्चों साधारण शब्दों में कहा जाता है संविधान में परिवर्तन। आपका जो संविधान 1950 में बना, ध्यान से सुनो संशोधन क्या होता है। आज तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो आप पहले छोटे बच्चे थे तो स्कूल में तुम्हें पेंसिल, रबड़, शार्पनर ये चाहिए होता था और एक छोटा सा बैग। लेकिन फिर आप बड़े हो गए, आप बड़ी क्लास में आ गए तो आपको अब पेंसिल नहीं पेन की जरूरत है। अब आपको छोटा बैग नहीं बड़े बैग की जरूरत है। फिर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, आप कॉलेज में आ गए, अब आपको कॉलेज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से वहां की चीजों की जरूरत है। यानी कि आपके बड़े होने के साथ साथ आपकी जरूरतों में भी परिवर्तन आता गया। तो वैसे ही तुम्हारा संविधान है। संविधान 1950 में बना था बेटा और 1950 में लागू हुआ था और बना 1949 में था। यानी कि संविधान भी उस टाइम पे बच्चा था और उस टाइम की जरूरत के हिसाब से उसको बनाया गया था। और इसीलिए क्योंकि आपके संविधान निर्माताओं को पता था कि जैसे हमारी जरूरतें बदलती हैं वैसे ही देश की भी जरूरतें बदलेंगी, तो हमें संविधान को भी बदलना पड़ेगा। और संविधान को बदलने को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं। आज 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो 2024 में और 1950 में कितना अंतर आया होगा, कितनी चीजों को बदलना पड़ गया होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हमारी तरह हमारे संविधान को भी परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन संसद बदल सकती है, बदल रही है, लेकिन केवल भाग को बदल सकती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये तो भाग ही नहीं है। तो जब भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं हो सकता। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। अब एक अगला केस आएगा जिसको हम कहेंगे केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम, भारती बनाम केरल राज्य, भारती बनाम केरल राज्य 1973। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट बने थे। संविधान लागू कब हुआ और कब बना? तो लव चौधरी जी बना था 26 नवंबर 1949 को और लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसने कहा कि केशवानंद केस आया और इसमें भी बेटा ये केस भी आपका उच्चतम न्यायालय में ही चलेगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही गया और यहां पर भी क्या पूछा गया? यहां पर भी सेम प्रश्न रहेगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या, प्रस्तावना क्या, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। ये यहां पे फिर से पूछा गया। ये अगली बार फिर से यही क्वेश्चन 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, इसमें क्या जजमेंट आया, तो ध्यान से सुनना। जजमेंट, कई जजमेंट दिए, इसने निर्णय दिया। पहला तो कहा, पहला इसने अपने पहले डिसीजन को चेंज कर दिया और कहा हाँ, हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है।
हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। इसने कहा कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और बेटा, जब अंग है तो संसद क्या कर सकती है? भागों में, अंग में, पार्ट में संशोधन कर सकती है। इसने कहा कि यस, अंग है, भाग है, पार्ट है। अंग को भी इंग्लिश में पार्ट ही बोलेंगे, ध्यान रखना, इसे भी पार्ट ही बोलते हैं। कहा कि है, और जब है तो संशोधन हो सकता है, क्योंकि पहले उसने कहा कि नहीं है तो भैया नहीं हो सकता था, क्योंकि भागों में ही संशोधन होगा। लेकिन इसने कहा कि अब है तो भैया अब संशोधन हो सकता है। इसने कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है, बिल्कुल सही इसने कहा, ठीक है, इसने कहा है। और इस साथ साथ इसने दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ये कही कि संसद संसद संविधान के संसद संविधान के संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग या अंग, किसी भी भाग या अंग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, कर सकती है लेकिन 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 मूलभूत ढांचे को छोड़कर, मूलभूत ढांचे को छोड़कर, इसने कहा। और मूलभूत ढांचे को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। संसद ने यहां पे, संसद को सुप्रीम कोर्ट ने बेटा जी पहले शक्ति दे दी कि भैया ठीक है, आप किसी भी अंग को या भाग को संशोधित करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन क्या होगा? अब उसने बोल दिया कि ध्यान रखना संसद, मूलभूत ढांचा ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। बेटा बहुत ध्यान से समझना, इतनी सिंपल भाषा में तुम्हें समझा रही हूं, बहुत सिंपल भाषा में। तो इसने कहा कि ठीक है, तुम करो परिवर्तन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। उसने कहा कि जब भी संशोधन करो, जब भी तुम संशोधन करो संसद, जब भी तुम अमेंडमेंट करो, तो ये ध्यान रखना कि क्या नहीं होना चाहिए? अमेंडमेंट, संशोधन करते समय, संशोधन करते समय संविधान के मूलभूत ढांचे का, संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो, संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो। यानी इसने कह दिया, इंग्लिश में भी लिख रही हूं, उल्लंघन ना हो। यानी इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ध्यान रखना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत बेटा ये थी, दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मूलभूत ढांचा क्या है। ये प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो संसद है, मतलब किस केस में उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढांचे का प्रयोग किया? तो मैं आपको बता दूं, केशवानंद केस में। अब दिक्कत ये आ रही थी संसद को कि ठीक है, आपने बता दिया मूलभूत ढांचा। अब संसद ने प्रश्न पूछा सुप्रीम कोर्ट से। कौन प्रश्न पूछेगा? अब आपका प्रश्न पूछ रही है संसद, प्रश्न पूछ रही है संसद। और किससे प्रश्न पूछ रही है? संसद प्रश्न पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि ये बताओ कि मूलभूत ढांचा क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है।
ये अगला प्रश्न है। ये मूलभूत ढांचा क्या है? क्योंकि संविधान में तो परिभाषा है नहीं कि मूलभूत ढांचा भी कोई चीज होती है। तो तुम सुप्रीम कोर्ट मुझे ये बताओ कि ये मूलभूत ढांचा क्या है। किसने प्रश्न पूछा है? संसद ने प्रश्न पूछा। किससे? उच्चतम न्यायालय से, कि ये बताओ मूलभूत ढांचा क्या है। तो यहां पर अब इसका उत्तर क्या दे रहा है सुप्रीम कोर्ट? उत्तर ये कह रहा है कि ये मैं समय समय पर, कि यह है मैं समय समय पर बताऊंगा, समय समय पर बताऊंगा कि मूलभूत ढांचा, बताऊंगा कि मूलभूत ढांचा क्या होता है, बताऊंगा कि मूलभूत ढांचा क्या होता है, मूलभूत ढांचा क्या होगा। ये मैं तुम्हें समय समय पर बताऊंगा, यानी कि मैं समय समय पर तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या संशोधित कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती। तो यहां आपका सुप्रीम कोर्ट होशियार बना। उसने कहा तुम्हें शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों को कंट्रोल कर लिया और कह दिया कि ध्यान रखना मूलभूत ढांचा। और दिक्कत क्या है कि संविधान में परिभाषा नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संसद की पावर को कंट्रोल कर लिया, संसद की शक्ति को नियंत्रित कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें शक्ति दे दी संशोधन की तो तुम पूरा संविधान ही परिवर्तित कर दोगी, नहीं। मूलभूत ढांचा, तो मूलभूत ढांचे की कोई परिभाषा नहीं है बेटा। ये जो मूलभूत ढांचा है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक जुडिशियल जजमेंट है। क्या है ये बच्चों? ये एक जुडिशियल जजमेंट है, ये एक न्यायिक निर्णय है। क्या है ये? ये एक न्यायिक निर्णय है जो केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इसको डिफाइन करना सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है, क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता। तो ये है आपका पूरा केस। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे क्लास के एंड में, आज क्वेश्चन पूछूंगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें शक्ति दे दी तो संविधान को तुम पूरा ही परिवर्तित कर दोगी, नहीं जी। प्रीति जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लिखा है आपने, बिल्कुल। उसने मूलभूत ढांचे को यहाँ पे बीच में ला दिया, लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि संशोधन भी कर सकती हो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, करो, लेकिन मूलभूत ढांचा याद रखना। ठीक है, अब ये केस खत्म हुआ। फिर केस के बाद में एक अगला प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ केशवानंद वाद के पश्चात, केशवानंद वाद के पश्चात। क्योंकि भैया अब इसको अंग बता दिया, तो अंगों में तो संशोधन हो सकता है, अंगों में तो संशोधन हो सकता है ना। तो इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है तुम्हारी प्रस्तावना में? प्रस्तावना में एक बार। अब कब हुआ और कौन सा हुआ? तो ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। कब हुआ? 1976 में। और इस संशोधन को इंग्लिश में लिखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 1976। और ये जो संशोधन हुआ, इसमें अब संशोधन मतलब परिवर्तन, मतलब क्या? परिवर्तन। तो क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। और वो कौन कौन से थे? पहला लिखना समाजवाद, यानी कि सोशलिस्ट,
दूसरा लिखना पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, सेक्युलर। और तीसरा लिखना अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। और ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द, ये दो शब्द, ये दो शब्द प्रथम पैरा में, प्रथम पैरा में, और अखंडता शब्द छठे पैरा में, छठे पैरा में यानी सिक्स्थ पैरा में। ये भी ध्यान रखना। तो ये तीन शब्द यहां पर जोड़े गए इस संशोधन के द्वारा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन? एक बार। कब हुआ? 42वां 1976 में हुआ। क्या परिवर्तन? तीन शब्द जोड़े। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए। और बच्चों एक और चीज ध्यान से सुनो, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको क्या कहा जाता है? इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसी संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैम क्यों कहा जाता है? क्यों? तो ध्यान रखना, क्योंकि क्योंकि संविधान में, क्योंकि संविधान में, क्योंकि संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन, सबसे अधिक परिवर्तन, सबसे अधिक परिवर्तन इसी संशोधन के द्वारा, सबसे अधिक परिवर्तन इसी संशोधन के द्वारा। तो आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे परिवर्तन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब आपकी जो प्रस्तावना है, प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ कहां से होता है। तो प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है, इसका प्रारंभ हम शुरू करते हैं। आप लिख लो चाहे प्रारंभ या लिख लो आरंभ या लिख लो बिगिनिंग। कहां से होती है? तो बिगिनिंग होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से। ये प्रस्तावना हर एक एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर मिलेगी। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, यहां से तुम्हारी प्रस्तावना शुरू हो रही है, यहां से आपकी प्रीएम्बल की स्टार्टिंग हो रही है। पैराग्राफ का मतलब है कि आज जाके प्रस्तावना पढ़ना, तो प्रस्तावना के पहले पैराग्राफ में, पहले पैरा में आपको क्या मिलेगा? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द। और छठे पैराग्राफ में मिलेगा अखंडता शब्द। पैरा मतलब पैराग्राफ, ठीक है, पैरा कह लो, या आप यहां पे अब जब प्रस्तावना को देखोगे उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है। अब बच्चा मुझसे सीधा क्वेश्चन करेगा कि ये बताओ कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताओ। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि भारत का संविधान भारत के लोगों को समर्पित है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान की शक्ति का स्रोत है, हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ पावर, नहीं एक मिनट, सोर्स ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा कि भारत की जनता। ठीक है, यहां लिख देती हूं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा मैम
भारत की जनता। भारत की जनता यानी कि इंडियन पब्लिक, इंडियन पब्लिक। भारत की जनता संविधान की शक्तियों का स्रोत है, यानी कि जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग, इनकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान सभी भारतीय लोगों को, हमारा संविधान सभी भारतीय लोगों को समर्पित है, सभी भारतीय लोगों को समर्पित, सभी भारतीय लोगों को समर्पित है, सभी भारतीय लोगों को समर्पित है। और भारत की जनता ही, और भारत की जनता ही, भारत की जनता ही, जनता ही समस्त शक्तियों का, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल पावर्स, केंद्र बिंदु है। तो क्या लिखेंगे? समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, मतलब लिखेंगे सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल पावर्स, सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल पावर्स। मतलब हमारा जो संविधान है इसे भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है, जनता ने मिलकर बनाया है, और ये उसी को समर्पित है। लेकिन अब बच्चे कहेंगे कि आपने बोला कि संविधान संविधान सभा ने बनाया है। जी, मैंने आपको यही पढ़ाया है कि संविधान संविधान सभा ने बनाया है, लेकिन उस संविधान सभा को किसने चुना? एमएलए ने चुना, आपके प्रांतों के प्रतिनिधियों ने चुना। और उन प्रतिनिधियों को किसने चुना? तो मैम, उन प्रतिनिधियों को हमने चुना, यानी इनडायरेक्ट तरीके से हमने ही संविधान सभा को शक्ति दी कि हमारे देश के लिए संविधान बनाओ। तो हमारी संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की लोग हैं। आपको याद क्या करना है? प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना का आरंभ या प्रारंभ कहां से होता है? तो बोल देना हम भारत के लोग शब्दों से होता है। और हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया है कि कहां से लिया गया है। तो हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, चार्टर की उद्देशिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द, में प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र, हम संयुक्त, ठीक है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समरूप है, के समरूप है। तो बेटा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि हम भारत के लोग जो शब्द है, ये हम संयुक्त राष्ट्र के लोग यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है हमारी उद्देशिका में। तो कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है, जिसका मतलब है कि भारत का संविधान जो उसको शक्ति दे रही है वो जनता, और इसलिए ये संविधान उसी जनता को समर्पित है, क्योंकि उसी ने शक्ति दी है हमें इसको बनाने की। तो ये हम भारत के लोग, अब आपका एक वर्ड आएगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि सोवरिन, इसकी इंग्लिश होगी सोवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरिन। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब यहां स्टेट से नहीं है, देश से है, जो राज्य है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व,
महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता होता है। संप्रभुता ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट इज सोवरिन, यानी कि संप्रभुता। और ये जो संप्रभुता है, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो संप्रभुता का एक सिंपल मतलब होता है एक शब्द में, इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी यानी कि स्वतंत्रता। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य, अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल, जब कोई देश अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल और बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो यानी कि इंडिपेंडेंट हो, तो हम उस देश को संप्रभु देश कहते हैं। तो क्या तुम्हारा भारत देश सोवरिन है? हाँ जी मैम है। अगर हमारे देश के अंदर झगड़े होते हैं तो भी हमारी सरकार निर्णय लेती है, और किसी बाहर देश के साथ हमारे कोई भी झगड़े या कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो भी हमारी सरकार ही लेती है। यानी कि आज हमारा देश पूरी तरीके से सोवरिन है। हमारा भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि हम किसी भी शक्ति के अधीन नहीं हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में अगर हम बात करते हैं तो हम संप्रभु देश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मैम हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और ब्रिटिश सरकार ही हमारे डिसीजन लेती थी। हम खुद नहीं लेते थे। लेकिन आज हम संप्रभु हैं, आज हम इंडिपेंडेंट हैं, और अब हम किसी के भी अधीन नहीं हैं। यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, और इस देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। लेकिन अगर कोई लास्ट लाइन लिखूंगी, कोई अगर पूछ ले कि जो राज्य है, राज्य का सेंस यहाँ पे देश से है, तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व होते क्या क्या हैं? महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या होते हैं? तो देखो, एक देश के लिए सबसे पहले एक जनसंख्या चाहिए होती है, क्योंकि जनसंख्या के बिना देश नहीं बन सकता। यानी कि पॉपुलेशन हमें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? भूभाग, यानी कि हमें लैंड चाहिए, भूमि भी चाहिए, तभी तो देश बनेगा। और हमें क्या चाहिए? सरकार, जो हमारे देश के लिए निर्णय ले, यानी कि गवर्नमेंट हमें चाहिए। और क्या चाहिए? और हमें संप्रभुता चाहिए, यानी कि हमारा देश सोवरिन भी होना चाहिए, और ये सोवरिन ही आपका महत्वपूर्ण तत्व होता है। यानी कि 4 एलिमेंट होते हैं, 4 में से महत्वपूर्ण कौन सा है? सोवरिन। और चारों मैंने आपको बताए हैं। एक बार आज इस क्लास को जाकर दोबारा जरूर देखना। क्लास तुम्हें कैसी लगी सिर्फ बताना है थम्स अप करके। और कल मैं प्रस्तावना को खत्म करूंगी, और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कि संविधान के स्रोत क्या हैं। बताओ जल्दी से कमेंट करके। कमेंट क्या करना है? थम्स अप। जाते जाते एक रिस्पॉन्स आपका चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं। और जिनको समझ नहीं आया उनसे ये उम्मीद करूंगी कि वो इस क्लास को आज दोबारा देखेंगे, और ग्रुप में मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे। क्वेश्चन पेपर पे लिखकर भी तुम फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, बताओ जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आर्टिकल पढ़ाएंगे, जल्दी ही आर्टिकल भी शुरू होंगे।